न्यायाधीश। हेलो दोस्तों, हमारी ये वीडियो केवल उन स्टूडेंटों के लिए है जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, अर्थात हमारे न्यायाधीशों को हटाना। इसका टॉपिक है न्यायाधीशों को हटाना। भारतीय संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है। भारतीय संविधान में महाभियोग शब्द है, इसका प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है। महाभियोग न्यायाधीश जज अधिनियम 1968। इस अधिनियम में महाभियोग शब्द का उल्लेख है। अनुच्छेद 124 आधार पर हटाने की प्रक्रिया साबित कदाचार और अक्षमता। संसदीय न्यायाधीशों को हटा सकते हैं। जो संसद है वही न्यायाधीशों को हटा सकती है। संसद दो प्रकार की होती है, राज्यसभा और लोकसभा, जिन्हें निम्न और उच्च सदन भी कहते हैं। उच्च सदन राज्यसभा को और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने के लिए किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा में लाने पर 100 सदस्यों का समर्थन और राज्यसभा में लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। संविधान में इस सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है। यह संख्या न्यायाधीश जांच अधिनियम है 154। हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण संसद करेगी। इसके तहत न्यायाधीश जांच अधिनियम बनाया गया। लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव की जांच करेंगी। सदस्यों के हस्ताक्षरों जांच करेना। न्यायाधीशों को वेतन भारत की सम्मिलित निधि से मिलता है, जो कि मासिक व्यय होता है। इस व्यय पर संसद बहस कर सकती है, लेकिन मतदान नहीं। न्यायाधीश का कोई कार्यकाल नहीं होता। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। न्यायाधीश का पद प्राप्त नहीं। न्यायाधीश लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MOP जुडिस CJI कार्यालय फॉर वरिष्ठतम न्यायाधीश और विधि मंत्रालय PM अर्थात प्रेसिडेंट। PM होता है प्राइम मिनिस्टर। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं। मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। बाकी न्यायाधीशों को CJI शपथ दिलाता है। संविधान में इस बात का उल्लेख है कि सभी न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा। न्यायाधीशों के वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल में वेतन कम किए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय MOP मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जो दस्तावेज बनाया गया है उसे MOP कहते हैं। फरवरी 2018 में इसे स्वीकार किया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इसकी नियुक्ति का विषय भारत की संघ सूची में है। संघ सूची अर्थात केंद्रीय सूची में है। CJI पहल विधि मंत्रालय CJI PM और प्रेसिडेंट। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में MOP एक प्रक्रिया का नाम है।
सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में CJI पहले करता है। सरकारी आश्वासन समिति मंत्रियों के आश्वासन पर ध्यान देती है। कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 लोकसभा से 5 राज्यसभा से। इस समिति का गठन सर्वप्रथम वर्ष 1993 में किया गया। जो यह समिति है सरकारी आश्वासन समिति, इसका गठन 1953 में किया गया। लाभ के पद पर समिति लाभ के पद पर है या नहीं। 15, 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा। पुस्तकालय समिति, जो पुस्तकालय समिति है उसके 9 सदस्य थे, 6 लोकसभा और 3 राज्यसभा। महिला की शक्तिकरण पर समिति, इनकी सदस्य संख्या थी 30, जो 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ही संबंधित समिति, जो 30 सदस्य थे, 20 लोकसभा 10 राज्यसभा से लिए गए। संसदीय समिति, विभागीय समिति ही कुल संख्या इनकी 24 है। PV नरसिम्हा राव 1993 और 24। प्रत्येक विभागीय समिति में 31 सदस्य होते थे, 21 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के। ये सारे सदस्य मनोनीत होते हैं। 24 में से 16 समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो कुल 24 सदस्य होते हैं उनमें से 16 की नियुक्ति तो लोकसभा अध्यक्ष करता है और बच्चे 8 समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति करता है, जिसे उपराष्ट्रपति कहा जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। विभागीय समितियों का गठन पहला कार्य वजह के अनुमान की जांच करना है। अपने विभाग से संबंधित जितने भी बिल रखे जाते हैं उनके गुण व अवगुण पर बात करना। विभाग से संबंधित रिपोर्ट पर विस्तार से बात करना। संयुक्त संसदीय समिति, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तदर्थ समिति, JPC, कभी कभी इसका गठन किया जाता है विशेष मामलों की जांच के लिए। ऐसा मामला जिस पर भ्रष्टाचार हुआ हो या विपक्ष मांग कर रहा हो। अभी तक इस समिति का गठन 5 बार हुआ है। 1987 में 1987 में बोखार्स गोटला B शंकरानंद, 1992 उत्तराखंड शहर गोटला रामनिवास मिश्रा और 2000 में स्टॉक मार्केट कोटला, जो प्रकाश मान के द्वारा किया गया था। 2002 केल ड्रिंक शरद पवार। 2011 2G स्पेक्ट्रम PC याको। इसकी सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन अनुपात 2:1 होगा। जैसे 30 है तो 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा से। अनुमान समिति की मध्यवर्ती समिति ही भी कहा जाता है। लोकसभा का उद्गम समिति यानी उद्योग समिति। ऐसे उद्योग जिनकी स्थापना सरकार ने की है। कृष्ण मेनन समिति ही के सुझाव पर 1964 में लोकसभा उद्गम समिति ही का गठन किया गया है। इसमें 22 सदस्य 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। ऐप कम्युनिटी PSC और COPU। PSC के तहत 22 सदस्य हैं, जो 15 आ जाते हैं। इसमें EC के तहत 23 सदस्य हैं, जो लोकसभा से जाते हैं
और COPU के 22 सदस्य हैं, जो 15 और 7 जाते हैं। तीनों समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। तीनों समितियों में मंत्री सम्मिलित नहीं होते हैं। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से इनके सदस्यों का चुनाव होता है। जिस दल का प्रतिनिधि जितना अधिक होगा उतना ही अनुपात प्रतिनिधित्व समिति में होता है। CAG वेडिटिंग रिपोर्ट, राष्ट्रपति संसद PAC CAG रिपोर्ट की ऑडिटिंग करता है। उस रिपोर्ट का राष्ट्रपति संसद में रखता है। इस रिपोर्ट की पुनः जांच करने का काम लोक लेखा समिति करती है। CAG को लोक लेखा समिति का नियम प्रशासनिक और मार्गदर्शक कहते हैं। 1967 से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष के नेता को बनाया है। अनुमान समिति, पाकलन समिति 1950 में गठन। फर्स्ट मेट्स कमेटी, इसमें 30 सदस्य होते हैं। सारे सदस्य लोकसभा के होते हैं। सरकार बजट अनुमान पेश करती है। उसके अनुमान वास्तविकता के निकट हैं कि नहीं, इसके आकलन का काम आकलन समिति करती है। संसदीय प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया तथा संसदीय समितियां 1919 के माउंटगेव जेम्स बोर्ड में पहली बार उल्लेख है। 1921 में पहली बार लोकसभा समिति का गठन हुआ। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग, राजभाषा समिति एकमात्र समिति जिसका उल्लेख संसद में है। राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत 1965 में यह लागू हुआ। राज्यसभा समिति में 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य। विधि समिति 3 सदस्य। लोक लेखा समिति पब्लिकेशन 1919-1921 PAC 22 सदस्य होते हैं। उनमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। अधिकतम 230% ही अल्प सूचना वाले प्रश्न पूछे जा सकते। अल्प सूचना वाले प्रश्न 10 दिन से कम अवधि वाले प्रश्न होते हैं। शून्यकाल, प्रश्न काल के ठीक बाद वाले काल को शून्यकाल कहते हैं। इस काल में बिना पूर्व सूचना के ही प्रश्न पूछे लिए जाते हैं। शून्यकाल का उल्लेख संसदीय प्रक्रिया में नहीं है। मीडियल ने शून्यकाल का नाम दिया। अवधि की दृष्टि से शीतकालीन सत्र सबसे छोटा होता है। प्रश्नकाल, क्वेश्चन हाउस, संसद की बैठक 11 बजे सुबह होती है। 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्न पूछे जाते हैं। सांसद द्वारा मध्य से दूर इस 1 घंटे को प्रश्नकाल कहते हैं। तारांकित प्रश्न, जिनके जवाब मौखिक चाहते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछो को अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। 15 दिन पहले इस बात की सूचना अध्यक्ष को देनी पड़ती है। तारांकित प्रश्न में अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न इनके जवाब लिखित मांगे जाते हैं। इन पर अनुशंसक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अल्प सूचना वाले प्रश्न 10 दिन
से पहले ही की सूचना के अंदर ये प्रश्न पूछे जाएंगे। संसदीय सत्र सेशन अधिवेशन। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति सत्र को आहूत करता है। 2 से अधिक सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। जो सत्र बुलाया जाता है अगर उसे 6 माह के भीतर बुलाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति सत्र आहूत करता है। कभी 2 सविवेक से भी बुलाता है। सत्र भाषण सत्र की समाप्ति भी राष्ट्रपति करता है। संसद के वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र हैं। बजट सत्र अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति सत्र के पहले सत्र को अनिवार्य रूप से आहूत करता है। फरवरी से मई तक चलता है। सबसे बड़ा सत्र है। अवधि के हिसाब से यह सत्र 2 चरणों में होता है। जब कुछ दिन के लिए 15 से 20 दिन तक सत्र स्थापित हो जाता है तो वह 2 चरणों में होता है। मानसूनी सत्र ग्रीष्मकालीन सत्र जुलाई से अगस्त तक। शीतकालीन सत्र दिसंबर से शुरू होता है और दिसंबर में ही खत्म हो जाता है। संसदीय प्रक्रिया 5 जुलाई 2019। संसद के सचिवालय का उल्लेख अनुच्छेद 98 में है। अनुच्छेद 98 संसद के दोनों सदनों के संचालन की बात करता है। लोकसभा सचिवालय महासचिव और राज्यसभा सचिवालय महासचिव दोनों की नियुक्ति सभापति नियुक्ति करता है। जो महासचिव है उसकी नियुक्ति तो सभापति नियुक्ति करता है अर्थात उपराष्ट्रपति नियुक्ति करता है और लोकसभा अध्यक्ष महासचिव की नियुक्ति करता है। इन दोनों सचिवों का दर्जा कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। 1990 के पहले इनका दर्जा विभाग के सचिव के बराबर था। 1952 से सचिवालय में नियुक्त होना शुरू हुई। कैबिनेट सचिव भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है। कैबिनेट सचिव हैं जो भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है। लोकसभा में पहली महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव है। लोकसभा की पहली महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव है। राज्यसभा में महासचिव वी.एस. रमादेवी रेड्डी है। कौन है राज्यसभा में महासचिव? वी.एस. रमादेवी रेड्डी। अनुच्छेद 98 में सचिवालय का उल्लेख करता है। शपथ। अब जो जैसे राष्ट्रपति या जो ये न्यायाधीश होता है वह शपथ लेता है सभी के सामने कि मैं अपने ही पद पर विराजमान होता हूँ, कुछ ऐसा बोलता है तो शपथ। और संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। जो संसद है उनके सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में दिया गया है। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 100 कोरम गणपूर्ति 1/10 545 सदस्य जिनमें 55 और 245 25 है। यदि कोरम पूरा न हो तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति सदन इस अंतर्गत या कर सकता है।